नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ताहिर खान। उत्तराखंड से कई जगह से हमारे सहयोगियों ने आपके लिए कुछ खास रिपोर्ट्स भेजी हैं। हरिद्वार से देवम मेहता, हल्द्वानी से मुकेश कुमार और डोईवाला से ऋतिक अग्रवाल की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। तो आइए सबसे पहले आपको हरिद्वार लिए चलते हैं। देवम मेहता की रिपोर्ट के जरिए समझिए आखिर रोडवेज को क्यों भारी नुकसान उठाना पड़ा है और हरिद्वार की एक वो कौन सी इंडस्ट्रियल केमिकल फैक्ट्री है जिसमें भीषण आग लगी है। ये अलग अलग रिपोर्ट्स देखिए। हरिद्वार के इंडस्ट्रियल एरिया में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मची हुई है। फैक्ट्री में जिस वक्त आग लगी उस समय 100 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और लगातार आग बुझाने का काम जारी है। आग बुझाने के लिए अब तक 10 से ज्यादा गाड़ियां लगाई जा चुकी हैं। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। फोर्स स्पेशलिटीज केमिकल प्राइवेट लिमिटेड नाम की फैक्ट्री में ये भीषण अग्निकांड हुआ है। धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से नजर आ रहा है। आग लगने की घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। तो केमिकल बनती है इसमें और आग लगी है 11 बजे के आसपास शॉर्ट सर्किट की वजह से, जिसमें मोटर में भी आग लगी है। लगभग कितने कर्मचारी थे जब काम कर रहे थे? और कर्मचारी तो करीब 150-200 के आसपास थे। जब देखें कि आग लगी पड़ी है, पहले से आग लगी तो वहाँ पे लोग मुझा रहे थे, काफ़ी लोग मेहनत किए। फिर वहाँ पे देखी कि जब नहीं संभल रहा है तो बंदे सबको निकाले बाहर। तो यहाँ पर जो है जैसा बता रहे हैं मौके पे कि एक मिक्सिंग मशीन थी, तो उस मिक्सिंग मशीन में कुछ सॉल्वेंट्स थे इनके जो कोटिंग बनाने में काम में आते हैं। तो उन सॉल्वेंट्स में जितना मैं अभी देख पाया हूँ उसमें फ्लेमेबल केमिकल्स थे, एनेक्सेन और मेथनॉल। तो मेथनॉल और एनेक्सेन वगैरह में जो है फायर हुई है। दोनों क्लास से फ्लेमेबल मटेरियल है। यहाँ पर जैसा मैं देख पा रहा हूँ मौके पे आगे कि हज़ारों लीटर केमिकल था, लेकिन जो हमारी टीम थी उसने लगभग 5% ऑफ केमिकल में ही फायर को फैलने दिया। बाकी 95% केमिकल हमारा बच गया है। अभी मौके पे लगभग 70% हमारा काम हो चुका है। 30% अभी भी देख रहे हैं साइड में यहाँ पे एक मेथनॉल का टैंक है, तो उस मेथनॉल के टैंक की थोड़ी सी चिंता है। उसके लिए हम लोग लगातार कूलिंग और स्मूथनिंग में लगे हुए हैं। हमने देखिए जो हरिद्वार जनपद है, जितनी भी गाड़ियाँ थी लगभग 3 मायापुर से, 2 सिडकुल से, रुड़की से, लक्सर से, मंगलौर से, सब जगह से हमने टेंडर मंगाए। इसके अलावा हमने ऋषिकेश, देहरादून और अन्य जनपद जो हैं जो हमारी सिडकुल में फैक्ट्री है जिनके पास फायर टेंडर है, उनसे भी टेंडर मंगाए। हरिद्वार से देवम मेहता की रिपोर्ट। देवम मेहता की रिपोर्ट के जरिए समझिए आखिर रोडवेज को क्यों भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हरिद्वार रोडवेज को कांवड़ मेले में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। डाक कांवड़ के चलने से बसों का संचालन ठप रहा था और रोडवेज को अनुमानित 50 लाख रुपए का नुकसान आया है। दरअसल कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार रोडवेज बस स्टैंड को बंद कर शहर के बाहर 3 अस्थायी बस अड्डे बनाए जाते हैं। बावजूद इसके डाक कांवड़ों की भीड़ की वजह से बसों का संचालन नहीं हो पाता, इसलिए रोडवेज को नुकसान उठाना पड़ता है। हरिद्वार रोडवेज के एआरएम का कहना है कि घाटे की भरपाई करने के प्रयास किए जाएंगे। वहीं मेला अवधि के दौरान ट्रेनों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने के चलते रेलवे को 1 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा हुआ है। नुकसान तो रहता ही है रोडवेज को, जो है जब कांवड़ चलती है तो इस अवधि में जो है 22 जुलाई से स्टार्ट हुआ ये और 2 अगस्त तक जो है ये चलता रहा मेला हमारा। तो इसमें करीबन 50 लाख का नुकसान हुआ है। प्रथम चरण में तो हमें कोई नुकसान खास नहीं हुआ, लेकिन जो लास्ट चरण जब स्टार्ट हुआ कांवड़ का तो उसमें जो है हमें मिला के टोटल जो है 50 लाख का नुकसान तो हमारे हरिद्वार डिपो को। क्या कारण ऐसा हो जाता है ना कि बसें जो हैं जो चंडी घाट वगैरह 2 ही बस अड्डे हमारे ऑपरेट होते हैं उस समय जो है, तो जो वैकल्पिक व्यवस्था हमें करनी पड़ती है। डीजल भी हमें बाहर से लेना पड़ता है। वर्कशॉप की मेंटेनेंस भी हमें अस्थायी तौर पे जो है चंडी घाट में करनी पड़ती है या मोतीचूर में करनी पड़ती है। तो जो प्रॉपर बस जो स्टाफ आना चाहिए वो भी जो है उस समय नहीं पहुंच पाता। हालांकि यात्रियों का भी अभाव हो जाता है, यात्री भी नहीं आते। हरिद्वार से देवम मेहता की रिपोर्ट। अभी आपने देवम मेहता की रिपोर्ट्स देखी है। आइए अब आपको मुकेश कुमार की हल्द्वानी से रिपोर्ट्स दिखाते हैं। रिपोर्ट में क्या खास है, आइए चलते हैं। परिवहन विभाग में आज कामकाज
ठप रहेगा। मुकेश कुमार की इस रिपोर्ट के जरिए समझिए क्यों आखिरकार कामकाज आज रोडवेज का ठप रहेगा। उत्तराखंड परिवहन मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ ने मंगलवार को परिवहन कार्यालय में कार्य बहिष्कार किया है। इस दौरान लाइसेंस समेत वाहनों से संबंधित सभी कार्य ठप रहे। कर्मचारियों का कहना है कि जून माह में रुद्रप्रयाग में हुई घटना के मामले में परिवहन विभाग के 4 कर्मचारियों को निलंबित किया गया था, जिसमें 2 मिनिस्ट्रियल व 2 प्रवर्तन कर्मचारी शामिल हैं। निलंबित किए गए कर्मचारियों की बहाली की मांग को लेकर परिवहन कार्यालय में मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ और प्रवर्तन सिपाही कर्मचारी संगठन के सदस्यों का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि सोमवार को कर्मचारियों ने सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक कार्य बहिष्कार किया था। वहीं आज भी पूरी तरह से कार्य ठप कर दिया है। इस दौरान मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष नीरज चौहान ने बताया कि 4 दिन तक पूर्ण कार्य बहिष्कार के बाद भी यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो कर्मचारी उग्र आंदोलन के लिए रणनीति बनाएंगे। 2024 को जो रुद्रप्रयाग में घटना हुई थी उसके बाद हमारे 2 प्रवर्तन कार्मिक और 2 मिनिस्ट्रियल कार्मिकों को सस्पेंड कर दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था। तो जिस कारण हम बहुत दिन से इसके लिए धरना प्रदर्शन वगैरह विरोध अपना जता चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें आश्वासन देने के बावजूद भी अब तक कोई हमारी मांग स्वीकार नहीं गई है। इसलिए हम आज पूर्ण बहिष्कार कर रहे हैं और पिछले 2 दिनों में हमने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार भी किया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश है कि 15 जून को एक ट्रैवल एजेंट एक ट्रैवल गाड़ी थी जो कि रुद्रप्रयाग में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें कुछ लोग हताश हो गए थे और कुछ की उसमें मृत्यु भी हो गई थी। हमारे वहाँ पे सोनप्रयाग के पास एक चेक पोस्ट है जिसमें हमारे कुछ कर्मचारी कार्यरत थे, जिसमें एक मिनिस्ट्रियल और 2 मिनिस्ट्रियल कार्मिक और 3 इसमें सिपाही थे, जिनको आनन फानन में सरकार द्वारा निलंबित कर दिया गया बिना जांच किए। हम उसी के विरोध में यहाँ बैठे हुए हैं। उन्हीं की बहाली के लिए हमारा 3 दिवसीय 2 घंटे का कार्य बहिष्कार था और अब हमारा अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पे हम चले गए। जैसा कि आप लोगों को सबको ज्ञात है कि पिछले 15 जून को जो ट्रेवलर रुद्रप्रयाग जनपद में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें कि बाद में ओवरलोडिंग पाई गई थी और एक ड्राइविंग लाइसेंस उसका नहीं था, मगर जो हमारी चेक पोस्ट चलती है वो डबल शिफ्ट में चलती है, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक उसमें चलती है। जो हमारे कर्मचारी हैं उसमें 2 मिनिस्ट्रियल कर्मचारी और 2 प्रवर्तन कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया था। आज इतने दिन बीत जाने के बावजूद, आश्वासन के बावजूद उन्हें बहाल नहीं किया गया। जैसा कि आपको पता है, प्रवर्तन कार्य जो बहुत दुष्कर होता है, चाहे हमारे प्रवर्तन दलों द्वारा किया जाता है, कहीं पर भी चेक पोस्टों में किया जाता है, तो वहाँ पे जो आजकल 4 धाम यात्रा में जितना ट्रैफिक चलता है, प्रत्येक गाड़ी चेक करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पर जगह इतनी कम है कि 3-4 से ज़्यादा गाड़ियाँ एक समय पर नहीं रोकी जाती है और कर्मचारियों की संख्या इतनी सीमित है कि एक अधिकारी वहाँ पे उसके डॉक्यूमेंट चेक करता है, 2 मिनिस्ट्रियल कर्मचारी उनकी हेल्प करते हैं और 2 सिपाही वहाँ पर गाड़ी रोकते हैं। तो ये बिल्कुल कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है। पूरा मैटर पहले सुन लीजिए। पॉसिबल नहीं, प्रत्येक गाड़ी चेक नहीं हो सकती है। तो हमारी मांग है जो वहाँ पर कर्मचारी जो निलंबित किए गए हैं उनको शीघ्र बहाल किया जाए। उनके मेरा नाम गोविंद सिंह पर्तियाल है। हल्द्वानी से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। तो आपने हमारे सहयोगी मुकेश कुमार की हल्द्वानी से ये विशेष रिपोर्ट देखी है। अब आपको डोईवाला से ऋतिक अग्रवाल की रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट्स में क्या खास है देखिएगा। एसडीएम पीजी कॉलेज के छात्र राष्ट्रीय युवा संसद का हिस्सा होंगे। ऋतिक अग्रवाल की रिपोर्ट के जरिए समझिए क्यों आखिरकार एसडीएम पीजी कॉलेज के छात्र राष्ट्रीय युवा संसद के हिस्सा बनेंगे। डोईवाला का एसडीएम पीजी कॉलेज लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जिसमें कॉलेज प्रशासन व छात्रों का अहम योगदान है। 3 सेट से शुरू हुआ यह महाविद्यालय अब उत्तराखंड में अपनी अलग पहचान बना चुका है और कई मुख्यमंत्रियों का आशीर्वाद इस महाविद्यालय को मिला है और लगातार मिल रहा है। यही वजह है कि आज केंद्र सरकार ने देहरादून जिले से एकमात्र राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम के लिए इस कॉलेज का चयन किया है, जिसमें लगभग 50 छात्र राजनीति से रूबरू होते हुए
संसद में चलने वाले सत्र को नजदीकी से जान सकेंगे, जिसके लिए अगले माह प्रोफेसर डॉक्टर राखी पंचोला की देखरेख में कॉलेज के छात्र युवा सांसदों का चुनाव करेंगे और उन्हीं छात्रों में से प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष बनाए जाएंगे और जिला स्तर पर कॉलेज में ही सदन की कार्यवाही चलेगी। इससे यह छात्र जहां सदन की कार्यवाही से रूबरू होंगे तो वहीं छात्र हर मंच पर बोलने की झिझक को भी दूर कर सकेंगे। इसके अलावा कॉलेज प्रशासन की तरफ से छात्रों को हुनरमंद बनाए जाने पर भी कार्य किया जा रहा है। युवा संसद के तहत तरुण सभा का आयोजन होना है। उस तरुण सभा में उसके नोडल अधिकारी डॉक्टर पंचोला है। वो अभी इसी सितंबर माह में हमारी 2 एक्टिविटीज़ होनी है। उसमें हमें सांसद या यहाँ के एमएलए या एक्स एमएलए से समय लिया जाना है। तो उसमें 50 छात्र को प्रतिभाग करना है। उसमें अपोजिशन होगा, रूलिंग पार्टी की तरह उनको बिहेव करना होगा। पूरी मतलब जैसे संसद की पार्लियामेंट की कार्रवाई होती है उसी तरह की कार्रवाई को हमें करना है, जिससे कि हमारी छात्र संसदीय कार्यप्रणाली को समझ सकें। तो उसके लिए बहुत जल्दी हमारे छात्र जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनके में स्किल कैसे डेवलप की जाए, इसके लिए हम चाह रहे हैं इसी साल से उनको एड ऑन कोर्सेज शुरू किया जाए। मैंने हर एक डिपार्टमेंट से अनुरोध किया है वो कम से कम एक एड ऑन कोर्सेज शुरू करें। इसी साल से आज हम IQAC की बैठक करने जा रहे हैं। उसमें हम हमारे जो पूर्व प्राचार्य हैं डॉक्टर नैनवाल सर, उनको एडवाइज़र रखा गया है। उनके मार्गनिर्देशन में हम इस तरह का कोई कार्य योजना बनाएंगे जिससे कि हर विभाग एक एड ऑन कोर्सेज शुरू कर सके और बच्चा सेल्फ रिलायंट होने की दिशा में अग्रसर हो। डोईवाला से ऋतिक अग्रवाल की रिपोर्ट। तो आपने हमारे सहयोगी देवम मेहता की हरिद्वार से, हल्द्वानी से मुकेश कुमार और डोईवाला से ऋतिक अग्रवाल की ये सारी खास रिपोर्ट्स देखी हैं। प्लीज आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी नई और बड़ी खबरों के साथ। है अभी बहुत कुछ और। आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।